नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। और इसके लिए हमारे कार्यक्रम में हैं 3 भाग। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन में क्या है आज खास, और आखिर में बात करेंगे एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी भाग में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं उन्नत तकनीकों के बारे में, कैसे हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और देश में आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि आत्मनिर्भर होगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सकेगा, और इसके लिए खेती किसानी में आज कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या है वो जानकारी, आइए देखते हैं। बासमती धान हमारे देश की पहचान है। बासमती के निर्यात से जहां किसानों को अधिक मुनाफा होता है, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता है। इसीलिए इस पहचान को बनाए रखने के लिए किसानों को चाहिए कि बासमती धान की खेती करते समय हर पहलू का खास ध्यान रखें, जिससे बेहतर गुणवत्ता की उपज ली जा सके। इस समय देश के लगभग सभी हिस्सों में खरीफ धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है और रुपाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखे, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अभी जब आपकी नर्सरियां तैयार हैं, तो जब नर्सरी आप उखाड़ने जाएंगे तो किसी भी हाल में सूखे में पौध नहीं उखाड़नी है। आपको खेत में पानी भर के पौध उखाड़नी है। पौध उखाड़ने के बाद इन पौध की जड़ों को कम से कम 1 घंटा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के घोल में डुबो के रखें। ऐसा करने से आपकी जो पनीरी है उसका उपचार हो जाएगा। और आपने बीज उपचार करके अवश्य बोआ होगा, तो बीज उपचार, पानी भर के पौध उखाड़ना और पौध का उपचार करने से आपके खेत में बकेने जैसी बीमारी नहीं आएगी। और इसके अलावा जब आप रोपाई करेंगे तो उससे पहले ध्यान रखें कि जब आप पडलिंग करते हैं तो खेत आपका समतल होना चाहिए। समतलीकरण धान की खेती के लिए बहुत आवश्यक है। रोपाई 20 से 25 दिन की पौध की करें। कोशिश करें 30 दिन से ज़्यादा पुरानी पौध प्रयोग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप रोपाई करेंगे तो उसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा गहरा रोपने से उपज भी कम हो जाती है, क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो निश्चित करें कि 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा लगाएं। एक बलस्त यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। पंक्तियों में रोपाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की भी दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। 10 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति का अंतराल छोड़ें। ये अंतराल आपके चलने फिरने के काम आएगा। साथ ही सूर्य का प्रकाश खेत में अंदर तक पहुंचेगा तो सूक्ष्म जीव तत्वों का विकास सही होगा और आपकी फसल बहुत अच्छी पैदा होगी। इसके अलावा जब हवा चलती है तो कई बार धान की फसल गिर जाती है, तो ये जो अंतराल आप छोड़ते हैं इससे हवा क्रॉस हो जाती है और धान की फसल गिरेगी नहीं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ट्रांसप्लांटिंग करने के 12 से 15 दिन बाद खेत में पानी भरें और एक हल्का पाटा ले लें जिसका वजन 12 से 16-17 किलो तक हो। इसमें रस्सी बांधकर खेत में पानी भरकर इसको आप पूरे खेत में चला दीजिए। ऐसा करने से आपके खेत में कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे और आपकी एक अच्छी फसल होगी, क्योंकि जब ये पाटा चलेगा तो जो मिट्टी की लेयर बन जाती है वो टूटेगी, तो ऑक्सीजन का सही तरीके से प्रवाह होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। और आप जानते हैं जब जड़ों का विकास अच्छा होगा, सूक्ष्म तत्वों का जो है अच्छा पालन पोषण होगा, तो वो अधिक क्रियाशील होकर के और जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो ज़्यादा उपलब्ध पौधों को हो पाएंगे और पूरे पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा। इसके साथ आपके खेत में कल्ले भी ज़्यादा निकल आएंगे। हर किसान का यही प्रयास होता है कि फसल से ज्यादा उत्पादन मिले। इसके लिए रुपाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फसल में कीटों के नियंत्रण में रसायनों के इस्तेमाल पर भी खास ख्याल रखना होता है। अधिक रसायन के उपयोग के दौरान निर्यात संबंधी मानकों का भी ध्यान रखें, जिससे बिना किसी रुकावट के उपज को निर्यात किया जा सके। कौन सी है वो बातें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसी भी रसायन का प्रयोग बिना वैज्ञानिक की सलाह के ना करें। इसके लिए आपको बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान की हेल्पलाइन जिस 86 306
41 पर भी आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। खेत में कोई भी समस्या आती है तो वैज्ञानिक की सलाह से दवा डालें, सही रसायन का प्रयोग करें। एक्सपोर्ट में जिन केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे ट्राईसाइक्लाजोल, विप्रोफेजिन, कार्बेंडाजिम, इनका प्रयोग हो सके तो ना करें, और यदि करना भी पड़े तो उसमें PHI मतलब कटाई से कितने दिन पहले तक किया जा सकता है, जो कि उसके लेबल के ऊपर लिखा होता है, उसका विशेष ध्यान रखें। और अभी स्टेम बोरर खेत में आ सकता है तो स्टेम बोरर की आप देखभाल करते रहिए। यदि आपके खेत में स्टेम बोरर आ गया है तभी आप उसके लिए कोई दवाई का प्रयोग करें, और ज़्यादा अच्छा हो कि आप अपने खेत में 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेम बोरर आना शुरू हो गया। और यदि आप 8 से 10 ट्रैप एक एकड़ में लगाते हैं तो आपको किसी रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेरोमोन ट्रैप है इसमें एक रबड़ होती है जिसमें मादा की गंध होती है। तो जितने नर कीट हैं वो उस गंध को सूंघते हुए वहाँ आते हैं और फंस जाते हैं, और फिर उनका मिलन नहीं हो पाता, तो अंडे नहीं बन पाते और अगली जनरेशन नहीं बन पाती। इस तरह से बहुत सारे प्राकृतिक जो हमारे पास उपाय हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड है, ये कार्ड 2 कार्ड को आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, जो 45-50 रुपए का एक मिलता है। तो इस प्रकार आप नेचुरल तरीके से या जैविक तरीक़ों से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। पत्ती लपेटक के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी शुरुआत की अवस्था में खेत में पानी का स्तर हल्का बनाए रखें, और खादों का प्रयोग आपने कद्दू करते समय जो फास्फोरस, पोटास और जिंक डाला होगा, यदि नहीं डाला है तो जिंक और यूरिया रोपाई के 10-12 दिन बाद खेत में डाल सकते हैं। इस तरह किसान इन बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ भरपूर उपज ले सकते हैं, बल्कि निर्यात में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है हमारे जो किसान हैं लगातार अग्रसर होते रहें और उसके साथ साथ उनका जो मुनाफा है वो भी बढ़ता रहे। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं पशुपालन और उससे संबंधित क्षेत्र जो हैं, जिसके ज़रिए हमारे किसान अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। कृषि के ज़रिए तो जाहिर तौर पर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पशुपालन और उससे जो जुड़े क्षेत्र हैं उनमें भी सक्रिय होकर किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आज आपके लिए हमारा पशुधन में क्या है खास, आइए देखते हैं। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है।
कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं। जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा, तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके। और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे। खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो। कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें। अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया ज़रूर रखें, जहां आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो, आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। हाँ, साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी, उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की। राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है।
जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है। वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर करें 100% करें। राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं जुलाई माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा और उसके जरिए ही आपके पशु की जो सेहत है, स्वास्थ्य है, वो बरकरार रह सकता है। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। तो जानिए अपने महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके जरिए आपका जो पशु है निरोगी रहेगा और उसके जरिए भी आप अपनी लागत को बचा सकेंगे। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की सफलता की गाथा की। जी हां, आपको लगातार हम दिखाते हैं कामयाबी की दास्तां। आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं। कौन है ये शख्स जो लगातार कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह का योगदान इनका रहा है कृषि क्षेत्र के लिए, आइए देखते हैं। कैसा महसूस करेंगे आप यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हो और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कठरायल गांव में जाना होगा,
जहां कान सिंह निर्वाण ने अपने खेत में ये तमाम इंतजामात किए हैं। परंपरागत खेती छोड़ आज वो जैविक खेती कर लाभ कमा रही हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से फल, सब्जियां, मसाले और अनाज उगा रहे हैं। अपने खेत को इको टूरिज्म के हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी काफी संघर्षपूर्ण है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वो अपनी जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें। इसी विचार को कामयाब करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी, जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर जिले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी, जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान से खेतों में ही रह रहे थे, तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके खेत में उपजाई जाती है, वो भी पूरे जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीज़ें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेत में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधियों की खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि इनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने यहाँ
मेरे यहाँ लगा रखी सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है। ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें, और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे किसान बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस जानकारी को हासिल कर कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं और कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकें। फिलहाल आज गांव किसान में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें गांव किसान कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर गांव किसान के जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं वो भी आप कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।